नमस्ते भाइयों। आज हमने इस वीडियो में गगन सर के जो CHSL के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके सैम्पल पेपर 2 का डिस्कशन किए हुए हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी को गगन सर के जो तरीके होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो समझ में नहीं आते। तो इस वीडियो में हमने उन्हीं सॉल्यूशन को अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है ताकि जिनका बेसिक कमज़ोर हो वो भी इस वीडियो से पूरा फ़ायदा ले पाएँ। चलिए, तो ये पहला सवाल है। सवाल में कहा जा रहा है कि 2 ड्रम है जिनमें से प्रत्येक में पेंट A और B का मिश्रण है, ठीक है। और ड्रम 1 में A और B का जो अनुपात है वो है 18:7 है। कितना है? 18:7 है। और ड्रम 1 और 2 के मिश्रण को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। और अंतिम मिश्रण को A और B 13:7 के अनुपात में है, ठीक है। और ड्रम 2 में A और B का अनुपात क्या था, ये पूछा गया सवाल में। सवाल देखने से ही लग रहा है कि इस सवाल में अगर एलिगेशन लगा देंगे तो सवाल बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग एलिगेशन ही इसमें लगाने वाले हैं। तो आप इसमें चाहें तो आधार आप A को भी मान के चल सकते हैं और आधार B को भी मान के चल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें आधार A को मान करके चलते हैं। देखते हैं सवाल में कह रहा है कि 2 है ड्रम, ये पहला ड्रम और ये दूसरा ड्रम, ठीक है। और हम लोग इस सवाल को A पर बनाए हुए हैं। पहले में अगर बात करें A कितना है, पहले ड्रम में अगर बात करें कि A कितना है तो आप कहेंगे टोटल है 18:7 25, टोटल है 25 और उसमें A जो है वो है 18। 2 के बारे में तो हमको दिया हुआ ही नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं X। और कह रहा है कि A और B दोनों को 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है, यानी कि 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में, ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है ये जो कह रहा है ये अंतिम मिश्रण में 13:7 के अनुपात में है, यानी कि इसमें अगर तो इसमें A कितना है तो आप कहेंगे 13/20। यहाँ से आप कहेंगे 13/20 कहेंगे, क्योंकि 13 एक A हो गया और A और B मिला करके 7, 13 7 दोनों ऐड हो जाएगा। इसी का हम लोग अगले पार्ट में सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जो कुछ अभी हम पीछे कहे थे वही बात यहाँ भी हमने कहा है। ज़रा देखिए सवाल में क्या है। सवाल में ये कह रहे थे कि 2 ड्रम है, एक A है और दूसरा B है, ठीक है। और एक में जो है टोटल 25 है और उसमें A जो है वो है 18, ठीक। और B के बारे में तो पूछ ही रहा है तो हम लोग X मान लिए। और इस दोनों को जो मिलाया जा रहा है वो 3:4 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। आपके सामने सवाल है, आप उसको भी ध्यान से देखिए। और फिर क्या बोल रहा है कि अंतिम मिश्रण में जो है कि A और B का अनुपात 13:7 है। तो यानी कि A उसमें कितना है, टोटल है अगर 20 तो उसमें A कितना है 13 है। हमने वही तो बात लिखा है 13/20। और इस तरह के सवाल में हम लोग याद रखिएगा एक बात कि 18/25 और इस 3 को गुना करते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और फिर x और 4 को गुना करते हैं 4x, ठीक है। और फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं 13/20, इस 13/20 को यहाँ ला करके 3 और 7 के योग से इसमें गुणा करते हैं। देखिए, एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप एसएससी की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका बेसिक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हम ज़्यादा बेसिक नहीं बताएंगे, बस जो सवाल बनता है उस तरह से। चलिए, तो आप देख लिए कि 18/25 को हम लोग 3 से गुणा किए और फिर x को 4 से गुणा किए और फिर 13/20 को 3 और 4 के योग से गुणा किए और ये सभी आपस में हो जाएंगे बराबर। और फिर इसके बाद है आपका कैलकुलेशन। इस 18
54/25 को आप इस तरफ लेके गए तो प्लस से माइनस हो गया, और फिर ये 13×7 = 91/20, तो ये हो गया। और आप जो है यहाँ 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपको 100 आया हुआ है, और फिर जब 20 से भाग करेंगे 100 में तो 5 आएगा, और जब 91 और 5 को गुणा करेंगे तो आपको 445 आएगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन है, और यहाँ से आपको x आ जाएगा 239/400। 239/400 239/400 का मतलब क्या हुआ? आप सवाल जो बना रहे हैं वो ज़रा देखिए, आप ए पर बनाए हुए, यानी कि ऊपर वाला ए है। टोटल टोटल अगर देखें तो टोटल कितना है 400, और ऊपर जो आया 239 वो क्या है? ए है। तो बाकी जो बचा क्या 161, वो क्या होगा? बी होगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये नया वाला सवाल देखिएगा, ज़रा बनाने की कोशिश कीजिए। मैं सवाल एक बार समझा देता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक कंपनी के कर्मचारियों का 40% पुरुष है। जैसे ही आप सवाल पढ़ना शुरू करें तो उसी समय आप अपने दिमाग में एक फिगर बनाना शुरू करें कि अगर 40% पुरुष है यानी कि 60% कोई और होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल में, 75% पुरुष यानी कि 75% पुरुष 38,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक कमाते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक कमाते हैं, कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपये के बराबर या उससे कम कमाता है? आप इस सवाल में एक चीज़ खास तौर से देखें तो यहाँ जो 38,000 रुपये दिया हुआ है ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए दिया हुआ है। 38,000 रुपये, 38,000 रुपये, 38,000 रुपये। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ जो है दो जगह दे दिया कि 75% पुरुष 38,000 रुपये से अधिक कमाते हैं, 48% कर्मचारी 38,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। फिर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में जस्ट इसके विपरीत कह रहा है कि महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपये के बराबर या उससे कम कमाता है। तो इस सवाल को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है एलिगेशन मेथड। आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें कि 2 लकीर बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि पुरुष और महिला की बात हो रही है, यानी कि एक तरफ मैन होगा और दूसरी तरफ वीमेन होगा, और दोनों की संख्या के अनुपात की बात करें तो सवाल में कह रहा है 40% पुरुष। ठीक है, क्या कह रहा है 40% पुरुष, यानी कि 40 अगर पुरुष है तो महिला कितना है 60 है। अगर दोनों के अनुपात की बात करें तो हमें आएगा 2:3। ठीक है, कितना आएगा 2:3। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मेन और वुमेन का जो अनुपात है वो आ गया है 2:3। और अगर बात करें कि 38,000 रुपये से अधिक कितने लोग कमाते हैं तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 75%। ठीक है, और वीमेन के बारे में, अच्छा अगर पूरे की बात करें तो पूरे में क्या कहा जा रहा है कि 48% कर्मचारी अधिक कमाते हैं 38,000 से, तो हम लोग x% निकाल लेते हैं जो कि 38,000 रुपये से अधिक कमाते होंगे। इसमें आप देखें तो हर जगह एक ही बेस बनाया गया है कि 38,000 रुपये से अधिक। ये सारा बात जो अभी हम लिखे हैं यहाँ पर, उसी बात का एक्सप्लेन हम अगले में करेंगे। देखिए बिल्कुल जो हमने कहा था वही सेम टू सेम यहाँ पे बात कही गई है। एक तरफ मैन है और दूसरी तरफ वीमेन है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि 40% पुरुष है। 40% का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल 5 है तो उसमें 2 पुरुष है। अगर 2 पुरुष है तो महिला कितना हो गया 3। लेकिन उसमें अगर बात करें कि मैन में अगर बात करें कि 38,000 रुपये से कितने ज़्यादा लोग कमाते हैं, 38,000 रुपये से कितने अधिक लोग कमाते हैं, तो 75%। वीमेन देखें तो महिला कितना है 3 है, और 3 में देखिए, इस 3 में देखिए तो
एक्स प्रतिशत महिला जो है वो 38,000 रुपये से अधिक कमाती है। और टोटल कहा गया ओवरऑल पूरे कंपनी में 48% ऐसे आदमी हैं जो कि 38,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ जो हम लोग बीच में जो लिखते हैं, सबसे पहले इन दोनों को घटाते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, तो और फिर उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। और उसी तरह से इस दोनों को जोड़ते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो सवाल में देखिए क्या कह रहा है, 75 में से जब आप 48 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27। अब ज़रा सोचिए 27 जो है 3 का कितना गुना है, 27 जो है वो 3 का कितना गुना है, तो आपको मिलेगा कि 27 जो है वो 9 गुना है। तो 2 का 9 गुना कितना होगा, 18, यानी कि यहाँ 18, यहाँ 38। तो 48 में से आप 18 घटाइए तो कितना आता है, 30। तो ये 30% जो आया, ये 30% जो आया वो ध्यान रखिएगा, ये जो 30% है वो 38,000 रुपये से अधिक वाला है। तो बाकी जो बचा 70% वो कौन होगा, तो वो जो होगा 38,000 रुपये से के बराबर या उससे कम वाला होगा। उसी को भिन्न में फ्रैक्शन में कहा है, यानी कि 7/10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि ए बी सी गैर शून्यक संख्या है। गैर शून्यक का मतलब ये कि ए बी सी कभी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 14 पर पावर ए बराबर 36 पर पावर बी और बराबर 84 पर पावर सी। तो सवाल आपके सामने ये वाला दिया हुआ है और आपके सामने ऑप्शन भी है और ऑप्शन में टिक भी लगा हुआ है। अगर आप लोग गगन प्रताप सर का वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन के साथ में ये सवाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग अपने से ट्राई करें, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, फिर इसका हम सॉल्यूशन आसान मेथड वो आपको बताते हैं। आई होप कि आप लोग कोशिश किए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जो हमारे सामने सवाल दिया गया था वो क्या दिया गया था, 14 पर पावर ए, 36 पर पावर बी और 84 पर पावर सी। ये सब मान लीजिए कि ये जो है के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, तो के बराबर है। अगर ये के बराबर है तो आप इस आधार पर ये तो बोल ही पाएंगे ना, 14 जो है वो के पर पावर 1/a, 36 बराबर के पर पावर 1/b और 84 बराबर के पर पावर 1/c। अब देखिए ये हम बात कैसे लिख पा रहे हैं, ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम लोग करेंगे, देखिए क्या कि 14 गुना 6 कितना होता है, 84 होता है। 14 छके 84। एक बात बताइए, आप इस 14 को जो है, माफ़ कीजिएगा, ये 14 को इसी तरह से और 6 को क्या 36 पर पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 84। अब देखिए 14 की जगह पर आप रख दीजिए के पर पावर 1/a, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ जो है 36 की जगह पर आप रख दीजिए के पर पावर 1/b। तो 1/b और 1/2 ये दोनों गुना होकर के ये हो जाएगा 1/2b। और फिर 84 के जगह पर हम लोग लिख देंगे के पर पावर 1/c। इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि 1/a प्लस 1/2b, देख रहे हैं ना। आपको पता होगा कि जब दोनों का आधार बराबर होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, तो वही बात है 1/a प्लस 1/2b बटे 1/c, ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग 1/a को इस तरफ लेके गए तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। और फिर इस सवाल को जब आगे सॉल्यूशन किए तो आप देख रहे होंगे कि इधर से हम लोग 2b को भी तो इस तरफ लेके चले गए, लेकिन हमारा सवाल जो है इतना सा मात्र नहीं है, बल्कि इसमें 6 लगा हुआ है। तो आप सोचिए ज़रा 6 कैसे लगेगा, 3 से गुना करें। अगर 3 को इस तरफ गुना कीजिएगा तो 3 को इसकी तरफ भी गुना करना पड़ेगा, और इस आधार पर सवाल आपका इस रूप में आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 3,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये मेथड। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस टाइप का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल भी ये कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण समझते हैं? पहली बात तो समकोण समझ लीजिए। समकोण का मतलब होता है कि कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो जाए, और समद्विबाहु का मतलब होता है, समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री तो हो ही, और उसका दो भुजा आपस में बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह का सवाल है। और उसमें कहा है कि ए बी जो है वो कर्ण है। ठीक है, और इसके अंदर कोई बिंदु है पी, और वहाँ से तीनों भुजा पर लंब डाला गया है। तीनों भुजा पर इस तरह से लंब डाला गया है, और उसकी जो लंबवत दूरी है वो बराबर है। ठीक है, और इस सवाल में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इस सवाल के सॉल्यूशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में क्या सब दे रखा था। सबसे पहले ये दे रखा था कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। और सवाल में ये भी कह रहा है कि ये जो समकोण त्रिभुज है ये सिर्फ समकोण त्रिभुज ही नहीं है, बल्कि ये समद्विबाहु समकोण है। मतलब कि दो भुजाएं आपस में बराबर है, ए सी और बी सी आपस में बराबर है। और कह रहा है कि अंदर कोई बिंदु पी है। ठीक है, और इस बिंदु से जब सभी भुजाओं पर लंब डाला जाता है, सब भुजाओं पर लंब डाला जाता है यहाँ से, और उसकी जो लंबाई है वो कितना है, 4√2 - 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, इन सेंटर का प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कोई त्रिभुज है, जैसे मान लिया जाए कोई त्रिभुज है और उसमें सभी कोण के समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, मान लीजिए ऐसे ये कोण समद्विभाजक है, और ये जो है इस कोण का समद्विभाजक है, और ये जो है इस कोण का समद्विभाजक है। जिस बिंदु पर मिलता है ना, वही होता है आपका इन सेंटर। ठीक है, वही क्या होता है आपका इन सेंटर होता है। और ये जो इन सेंटर होता है ना, ये जो इन सेंटर होता है, इसकी सभी भुजाओं से इसकी जो दूरी होती है ना वो बराबर होती है। अगर ऐसा बिंदु हमको मिल गया जिस बिंदु की दूरी तीनों भुजाओं से बराबर है, मतलब कि तीनों भुजाओं से लग करके एक हम वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए क्या वही प्रॉपर्टी इसमें नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए सेंटर में क्या होता है कि सभी उस बिंदु की दूरी सभी भुजाओं से बराबर है, क्या वही बात यहाँ भी पी पे नहीं है? तो यहाँ पी जो है वो इन सेंटर हो गया। अगर ये पी अगर इन सेंटर हो गया तो समझ लीजिए कि ये जो है पी एफ और पी ई और पी ए डी ये सभी आपस में इन सेंटर हो गए, मतलब इन रेडियस हो गए, यानी कि स्मॉल आर। इस तरह से आप देखिए सी ई पी एफ को क्या ये वर्ग नहीं बन गया? और आप लोग पता होगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। और यहाँ a की जगह पर क्या है, r है, तो r√2 ये उसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए कि सबसे पहली बात तो ई पी एफ पी और डी पी सब आपस में बराबर होगा, यानी कि ई पी एफ पी और डी पी ये सभी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये इन रेडियस है। ठीक है, अगर हम लोग सी डी की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सी डी की बात करें तो आप भी देख रहे होंगे कि r√2 में अगर हम r जोड़ देंगे तो हमको पूरा का पूरा सी डी मिल जाएगा। यहाँ से आप r को मान लीजिए और फिर r को यहाँ से आप रख दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ सी डी कितना मिल गया, 4, यानी कि ये जो है ये लंबाई आपको कितना मिल गया, 4। ठीक है, अब एक और इसमें थ्योरी है, इसमें एक कंसेप्ट ये भी है कि मान लीजिए ये ए बी सी कोई त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी कोई त्रिभुज नहीं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और तो
ये दोनों ए बी और ए सी भुजाएं दोनों आपस में बराबर है, और इस कोण का अगर समद्विभाजक खींचते हैं तो आपको भी पता है ये लंब भी होता है और ये दोनों आपस में बराबर भाग में बढ़ता है। तो क्या इससे हम यही प्रॉपर्टी क्या इस त्रिभुज में नहीं लगाया गया? जरा देखिए तो आप इसमें देखिए एक चीज़, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है और यहाँ से लंब डाला गया है, और आपको पता है अगर ये आपस में लंब डाला गया है, अगर यहाँ से ये लंब डाला गया है तो मतलब ये दोनों बराबर भाग में बट रहा है। अब ज़रा सोचिए, अब आप यहाँ जो है जानते होंगे एक चीज़, सरकम सेंटर की बात करें तो सरकम सेंटर जो होता है वो, इसके बारे में भी छोटा सा बात समझ लीजिए। मान लीजिए इस तरह से कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी ठीक है, BC के लंब समद्विभाजक खींचें, AC के लंब समद्विभाजक खींचें और AB के लंब समद्विभाजक खींचें, तो जिस बिंदु पर मिलता है ना वो आपका होता है सरकम सेंटर, और ये जो सरकम सेंटर होता है उसकी दूरी A से B से और C से हमेशा बराबर होती है, ठीक है। लेकिन अगर वही त्रिभुज अगर आपका समकोण त्रिभुज हो जाए तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर यानी कि सरकम सेंटर जो होता है वो कर्ण पर होता है और कर्ण को दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जरा सोचिए कि जब इस पर ये लंब हो गया तो ये दोनों बराबर भाग में बट गया, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर भाग में बट गया तो इससे इसके शीर्ष से होता हुआ एक हम वृत्त खींच सकते हैं और ये उसका केंद्र होगा। अगर ये केंद्र हुआ ये चार तो क्या ये चार नहीं होगा? तो बस हमारे पास आधार है, इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। देख लीजिए कैसे क्षेत्रफल निकलेगा। इसका क्षेत्रफल भी निकल सकता है सीधा सीधा। कैसे? तो 1/2 आधार मान लीजिए आप यहाँ ए बी को यहाँ पर आधार मान लीजिए यानी कि 8, और यहाँ लंब यानी कि मान लीजिए 4, तो यहाँ आपको आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें ऐसे सवालों पर, और आप देख रहे होंगे कि एक ही सवाल में 3 कंसेप्ट है। एक तो अंतः समद्विभाजक का है, दूसरा इनसेंटर का है और तीसरा सरकम सेंटर का है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।